गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अवनीश तिवारी DRS सर्कल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आइए आज से हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी क्लास 12th के लिए हम लोग केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ना चालू करेंगे, जिसका नाम है बिलेन। बिलेन हम लोग यहाँ पर आज से स्टार्ट करेंगे और पूरे साल भर तक जितने भी टॉपिक हैं आपके यूपी बोर्ड के, वो लगातार आपको पढ़ाया जाएगा। आइए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यानी जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बिलेन कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक ये है सॉल्यूशन। बिलेन क्या होता है, सॉल्यूशन किसे कहते हैं, ध्यान सुनना। और इसको पहले हम लोग समझते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर के अंदर मैंने चीनी रख दिया, या मान लेते हैं कोई भी एल्कोहल पदार्थ रख दिया। मैंने यहाँ पे माना क्या है, चीनी। इसके अलावा मैंने दूसरा बीकर लिया और दूसरे बीकर में मैंने लिया जल भर दिया, पानी भर दिया। दूसरे बीकर में पानी भर दिया। अब ये दो पदार्थ हो गए। कितने पदार्थ? दो पदार्थ। अब इन दोनों पदार्थों को मैंने लिया और आपस में ले जाकर क्या कर दिया, मिला दिया। अब जैसे दोनों पदार्थों को ले जाकर आपस में मिला देंगे, इनसे एक प्रकार का नया बिलेन, नया पदार्थ प्राप्त होगा। और इस जो नया पदार्थ बनेगा, इसी नए पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, बिलेन कहते हैं। इसी नए पदार्थ को हम लोग बिलेन के नाम से जानते हैं। अब इनसे याद रखना, बिलेन में जो भी कण, जो भी पदार्थ डाले जाएंगे, वे पदार्थ समांगी मिश्रण के द्वारा एक दूसरे में विलय होने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि समांगी मिश्रण क्या होता है, ऐसा मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों को घोलने पर पदार्थ समान रूप से पूरे विलयन में, पूरे मिश्रण में वितरित हो जाते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या है और समझाते हैं। जैसे मैंने पानी और चीनी को मिक्स किया, अगर मैं यहां से यह रस को उठाकर पीऊंगा, तो देखना यहां से रस को उठाकर पीने के बाद मुझे यहां पर जितना मीठा लगेगा उतना ही मीठा इस तरफ लगेगा, उतना ही मीठा नीचे की तरफ लगेगा। इसका मतलब क्या है कि मैं विलयन में से कहीं पर से भी पदार्थ को उठाकर अगर खाऊं, टेस्ट करूं, तो सब जगह इसका टेस्ट कैसा होगा, एक समान होगा। इसका मतलब क्या है कि चीनी के जो कण हैं, ये पूरे विलयन में समान रूप से क्या हुए हैं, फैले हुए हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण। इसका मतलब हुआ सर, ये जो विलयन होना चाहिए आपका होना चाहिए समांगी मिश्रण। कैसा मिश्रण? समांगी मिश्रण होना चाहिए। अब ध्यान से सुनना, ये समांगी मिश्रण हम लोग को समझ में आ गया कि सर समांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण होते हैं जिसमें पदार्थों को घोलने पर पदार्थ समान रूप से वितरित हो जाते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं समांगी मिश्रण। एक चीज और याद रखना, समांगी मिश्रण में केवल पदार्थ की एक ही अवस्था दिखाई देती है, दूसरी अवस्था दिखाई नहीं देती है, यानी केवल एक अवस्था दिखाई देगी। जैसे मैंने पानी में चीनी घोल दिया, पानी में चीनी घोलने के बाद हुआ क्या कि पानी के अंदर चीनी के कण क्या हो गए, विलय। इसका मतलब सर कि पानी के अंदर चीनी दिखाई नहीं देगा, अर्थात चीनी पूरी तरह से जल के विलयन में, जल के पदार्थ में पूरी तरह से चारों तरफ फैल गया है और पदार्थ की केवल एक ही अवस्था दिखाई देगी, जिसमें जल तो दिखाई देगा लेकिन चीनी के कण दिखाई नहीं देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, समांगी मिश्रण। तो हम लोग परिभाषा, डेफिनेशन क्या बना सकते हैं, डेफिनेशन ये बना सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों के, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, विलयन कहते हैं। तो यहां पर हमें पता चला
कि दो या दो से अधिक पदार्थों का जो मिश्रण होगा उसी को हम लोग कहेंगे विलयन। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो विलयन होना चाहिए ये आपका कैसा मिश्रण होना चाहिए? समांगी मिश्रण होना चाहिए। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि मेरे पास पानी में नमक घोलना, तो पानी में नमक जैसे घोलेंगे तो एक कौन सा विलयन होगा? समांगी मिश्रण। ये हमारे पास समांगी मिश्रण प्राप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नमक पूरी तरह जल में क्या हो जाएगा? विलय हो जाएगा। इसका मतलब केवल पदार्थ की एक ही अवस्था दिखाई देगी, दूसरी अवस्था दिखाई नहीं देगी, तो उसे हम लोग कहते हैं समांगी मिश्रण। और चीनी पूरी तरह से उस जल में क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। तो ये हमारे पास डेफिनेशन हो गई कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब आते हैं, बात करते हैं सर कि अगर कोई हमारे पास विलयन होगा तो उसमें विलयन में मिनिमम कितने पदार्थ हो सकते हैं? इस विलयन में, जिसे हम लोग सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं, इस सॉल्यूशन के अंदर मेनली दो पदार्थ हो सकते हैं, दो प्रकार के पदार्थ माने जाते हैं। अगर मिनिमम अवस्था में माना जाए कि विलयन में कितने पदार्थ हैं तो इसमें हम लोग एक पदार्थ को मानते हैं विलेय, एक पदार्थ को हम लोग मानेंगे विलेय और दूसरे पदार्थ को हम लोग मानते हैं विलायक। विलेय को हम लोग भैया इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूट और विलायक को हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या है या सॉल्वेंट क्या है, इसके बारे में जैसे मैं बोलूं चीनी और पानी का मिश्रण, तो आप बता दोगे सर कि भैया जो चीनी होगा ये विलेय होगा और उसके बाद जो पानी होगा वो क्या होगा? विलायक। लेकिन ध्यान सुना, केमिस्ट्री के टर्म में से कैसे बोलेंगे, तो याद रखना विलयन में जिसकी मात्रा कम होगी, लेस अमाउंट में जो पाया जाएगा, लेस अमाउंट जिसकी मात्रा क्या होगी? कम पाई जाएगी, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। विलायक किसे कहेंगे? विलयन में जिसकी मात्रा अधिक पाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। मोर अमाउंट, अत्यधिक मात्रा में पाया जाए। लेकिन सर जैसे मैं मान लो कि हमारे पास भैया 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है और हमारे पास 36 ग्राम H2O है, तो आप लोग जनरली मान लोगे सर जिसकी मात्रा ज्यादा होगी उसे विलायक कहेंगे, जिसकी मात्रा कम होगी उसे क्या बोलेंगे? विलेय। कैसे? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड किसकी तरह कार्य करेगा? विलायक की तरह क्या करेगा? कार्य करेगा। किसकी तरह? विलायक। और ये जो जल है ये किसकी तरह कार्य करेगा? विलेय की तरह क्या करेगा? कार्य करेगा। ये विलेय की तरह कार्य करेगा। इतना क्लियर हुआ। लेकिन सर ये जो कहना है ना ये पूरी तरह क्या है? गलत है। अरे सर आप ये क्या बोल दिए, कैसे गलत है? ध्यान सुना, केमिस्ट्री के टर्म में लेस अमाउंट का मतलब है मोल के रूप में, यानी मोल के रूप में जिसकी मात्रा क्या होगी? कम होगी, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विलेय कहते हैं। और भैया विलायक किसे कहेंगे? मोल के टर्म में जिसकी मात्रा ज्यादा होगी उसे हम लोग क्या कहते हैं? विलायक बोलेंगे। तो विलेय किसे बोलेंगे? जिसकी मात्रा मोल के टर्म में, मोल के अनुसार कम होगी उसे हम लोग विलेय बोलेंगे, और जिसकी मात्रा ज्यादा होगी किसके अनुसार? मोल के अनुसार, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? विलायक। आइए सर देखते हैं, मोल निकालते हैं। जैसे हम लोग निकालते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या मोल, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जैसे मोल निकालेगा आपको क्या पता चलेगा? भार हमारे पास 40 ग्राम है, इसका जो अणु भार होगा कैसे निकालेंगे? सोडियम का परमाणु भार होता है 23, परमाणु भार को जोड़कर अणु भार निकाला जाता है। सोडियम का परमाणु भार 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो यहां पर अगर परमाणु भार टोटल का अणु भार टोटल काउंट करें तो अणु भार हमारा निकल के आएगा कितना? 40। और आपको पता है सर किसी का मोल निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यानी भार बटे अणु भार। अगर भार बटे अणु भार हमें पता चल जाए तो हम इससे ये निकाल सकते हैं कि इसका मोल क्या है। तो भार हमें ऑलरेडी दिया हुआ है
कितना ग्राम, 40 ग्राम, वैल्यू को रखते हैं 40। और हमने भी अणुभार निकाला कितना, 40, निकल कर कितना मोल आएगा, 1। कितना मोल निकल कर आया, 1। अब आते हैं सर दूसरे टॉपिक पे जो हम लोग ने लिया है क्या, जल। जल का हम लोग अणुभार निकालते हैं, एक हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का 2, एक ऑक्सीजन का होता है 16 और 16 2 कितना हो जाएगा 18, यानी जल का जो अणुभार होगा यह कितना होगा 18। अब जल का अणुभार निकालते हैं, 18 आ गया। अब हम लोग मोल निकाल लेते हैं जल के, मोल ऑफ H2O। H2O का मोल कितना होगा, हमारे पास फिर से वही फार्मूला, वेट बटे क्या, मॉलिक्यूलर वेट करेंगे, आपका कितना आएगा 36 बटे 18, 18 दूना 36, यानी हमारे पास कितनी मोल होगी, 2। अब बताइए कि मोल के टर्म में किसकी मात्रा ज्यादा है। सर मोल के टर्म में हमारी सबसे ज्यादा मात्रा किसकी है, जल की। और मोल के टर्म में कम मात्रा किसकी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका मतलब क्या हुआ सर कि यहां पर जल विलायक होगा, क्योंकि इसकी मात्रा क्या है, ज्यादा है, किसके टर्म में, मोल के टर्म में। जल हमारे पास विलायक हो जाएगा। और विलेय कौन होगा, हमारा विलेय होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। विलेय क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये वाली बात 100% सही है, लेकिन यहां से जो हमने भार का मतलब बच्चे समझ लेते हैं, टीचर्स भी पढ़ा देते हैं कि भार का मतलब क्या होता है, वेट। यानी यहां पे भार से मतलब लेस मात्रा में, कम मात्रा का मतलब क्या है कि वो बता देते हैं कि भार। अब भार के अनुसार तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या होना चाहिए था, विलायक होना चाहिए था, लेकिन यहां पर विलायक कौन हुआ, जल। क्यों, क्योंकि इसके मोल ज्यादा हैं। केमिस्ट्री के टर्म में जिसका मोल ज्यादा होगा विलेय में, उसे हम लोग बोलते हैं विलेय, और जिसके मोल कम होंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विलेय। जिसके मोल ज्यादा होंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विलायक। तो इतना हमारे पास क्लियर हुआ सर कि अगर एक विलेयन में बनाऊं, उस विलेयन में अगर जिसके मोल ज्यादा होंगे वह विलायक की तरह कार्य करेगा, और जिसके मोल कम होंगे वह विलेय की तरह क्या करेंगे, कार्य करेंगे। इतना हमारे पास क्लियर होना चाहिए, टॉपिक क्लियर होना चाहिए। एक बच्चे ने पूछ लेते हैं भैया कि सर ये बताइए कि अगर हमारे पास दोनों के मोल समान हो जाए, दोनों के मोल समान हो जाए, इसका मतलब विलेय भी समान हो और विलायक भी, दोनों के मोल क्या हो जाए, समान हो जाए, तब हम किसे विलेय मानेंगे, किसे विलायक मानेंगे। तो याद रखना, अगर हमारे दोनों मोल समान है तो हम चेक करेंगे स्टेट को, स्टेट यानी अवस्था। अगर हमारे पास, ध्यान सुनो, अवस्था में क्या पाया जाए, अगर अवस्था में हमें पाया जाए ठोस, तो उसको आप मानोगे क्या, विलेय। अगर भैया आपका माना यहां पे पाया जाए द्रव, तो उसे आप क्या मानोगे, विलायक। ये आपका सॉल्वेंट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। अब फिर बच्चे की बात आई, सर अगर दोनों ही लिक्विड हो तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तिवारी सर आप बताइए। तो आओ भैया दूसरा कंडीशन लगाते हैं। तो अगर दोनों के मोल समान हो जाएं और दोनों ही द्रव हो जाएं, तो उस समय आप ये पता लगाओगे कि उस द्रव और द्रव के जो विलयन है, क्या उस द्रव में जल तो नहीं है। अगर उस विलयन में जल यानी वाटर है, तो उससे वाटर को हम लोग हमेशा क्या मानेंगे, विलायक मानेंगे। उसी वाटर को हम लोग हमेशा क्या मानेंगे, विलायक मानेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि जल को हम लोग मानते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट मानते हैं, यानी ये आपका वस्तुओं को क्या करता है, खोल देता है। इससे हम लोग बोलते हैं जल को H2O। इस पॉइंट को याद रखना, इससे हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इस पॉइंट को आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। आई होप आपको बहुत अच्छे से पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं। तो ध्यान सुनना, यहां पे हमारे पता चल गया कि हमारे विलयन में अगर मिनिमम 2 पदार्थ होंगे तो उसमें एक विलेय होगा और दूसरा क्या होगा, विलायक। याद रखना, जिसमें विलयन में 2 पदार्थ होते हैं तो ऐसे विलयन को हम लोग बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन,
बाइनरी सॉल्यूशन को हिंदी में बोलते हैं द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन का मतलब ऐसा विलयन जिसमें दो पदार्थ उपस्थित हो, दो पदार्थों का समांगी मिश्रण हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? द्विअंगी विलयन बोलते हैं। लेकिन याद रखना, मैंने डेफिनेशन में बोला है दो या दो से अधिक, दो से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पानी लिया और इस पानी के अंदर मैंने चीनी मिला दी, इसी पानी के अंदर मैं फिर से नमक मिला दिया, तो कितने विलयन होंगे? 3। अब ये 3 जो विलयन है, तो 3 विलयन के समूह को हम लोग बोलते हैं त्रिअंगी विलयन, टर्नरी सॉल्यूशन। तो हमारे पास यहाँ पे त्रिअंगी विलयन हो जाएंगे, 3 होंगे तो 4 होंगे, तो आपके 4 के विलयन हो जाएंगे। तो याद रखना, हमें इस क्लास 12 के सिलेबस में केवल हमें पढ़ना है किसके बारे में? बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में, द्विअंगी विलयन के बारे में। और ये जो द्विअंगी विलयन होगा, इसमें एक विलेय होगा सर, और एक क्या होगा? विलायक होगा। और विलेय और विलायक मैंने आपको क्लियर कर दिया, शायद आपको डाउट नहीं हो गया। तो विलेय और विलायक अगर आपका क्लियर हो गया, तो आगे हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो यहां पर हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन हो गया। अगला टॉपिक क्या है? अगले टॉपिक में हम लोग पता करते हैं कि विलेय और विलायक में आपका थोड़ा डिफरेंस के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। यानी आपको याद रखना, जो भी हम लोग सांद्रता पढ़ेंगे क्लास 12 में, वो सांद्रता किस पर क्यों निर्भर करेगी? विलेय के कणों पर निर्भर करेगी, विलायक पर निर्भर नहीं करेगी। कैसे? और इसके बारे में हम लोग बात को समझते हैं। देखिए, मैं यहीं पे आपको मिटा के समझाना चाहूंगा, जैसे मैं यहां पर आपको मिटा के समझा रहा हूं। 1 मिनट, मैं आपको यहां पे मिटा के समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। जैसे आप लोग देखना, हमेशा जो विलेय होता है उसका अमाउंट देखना यहां पे कम दिया गया है, और विलायक अमाउंट क्या है? ज्यादा है। याद रखना, अगर विलायक अमाउंट हमेशा विलेय से क्या होता है? ज्यादा, यानी विलायक हमेशा क्या होगा? ज्यादा। अगर इस जो विलायक है, अगर ये बहुत अधिक मात्रा में है और इसमें कम मात्रा में, लेस अमाउंट में अगर आपका क्या पड़ा हुआ है? विलेय पड़ा हुआ है, तो इन दोनों का जो सॉल्यूशन बनेगा, उस सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं तनु विलयन। उससे हम लोग क्या बोलेंगे? तनु विलयन। तनु विलयन का मतलब विलेय की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए और विलायक की मात्रा क्या होनी? ज्यादा होनी चाहिए। तो ऐसे विलयन को तनु विलयन यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन, इससे हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। अगला क्या? अब याद रखना, विलायक का हमेशा क्या होता है? ज्यादा, मोर अमाउंट में। अब उसके बाद यहां पे विलेय भी अगर अधिक हो जाए, विलायक भी अधिक हो जाए और विलेय भी क्या हो जाए? अधिक हो जाए, तो इन दोनों का जो विलयन बनेगा, इन दोनों के विलयन को हम लोग बोलते हैं सांद्र विलयन। क्या बोलेंगे? सांद्र विलयन। आप लोग मैं पढ़ा रहा हूं तो आप लोग बोलते रहना साथ में, तब मजा आएगा, तब क्लास की फीलिंग आएगी कि सर सामने पढ़ा रहे हैं और हम लोग साथ में बोल रहे हैं, तो मजा आएगा। और याद रखना, केमिस्ट्री आपके पूरे जहन में घुसा दूंगा, उसके बाद आपकी आत्माएं में बोलने लगेगी केमिस्ट्री क्या चीज है। चलो आगे देखते हैं। सांद्र विलयन यानी जिससे हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ये हमारे पास पॉइंट हो गया। कब? जब सर विलेय की मात्रा कम, विलायक की मात्रा बहुत ज्यादा, तो ऐसे विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं? तनु विलयन। और या दूसरा, जिसमें विलायक की मात्रा भी ज्यादा, विलेय की मात्रा भी दोनों ज्यादा होते हैं, तो ऐसे विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं? सांद्र विलयन। ध्यान सुनो, सांद्र शब्द का मतलब अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊं, सामान्य भाषा में बताऊं, तो सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा। सांद्र का मतलब क्या होता है? गाढ़ा। और तनु शब्द का मतलब होता है पतला। अब गाढ़ा और पतला क्या है? ध्यान से, जैसे मम्मी ने चाशनी बनाया, तो चाशनी में क्या होगा? पानी और चीनी की मात्रा लगभग क्या होगी? समान होगी। इसका मतलब चाशनी कैसे? गाढ़ी। वही में मम्मी ने अगर रस बनाया, तो उस रस देखना कब पतला होगा, यानी उसमें चीनी की मात्रा कम है। जैसे 1 लीटर मैंने क्या लिया? जल लिया, और 1 ग्राम उसमें चीनी डाल दिया,
तो बताओ ये विलयन गाढ़ा होगा या पतला होगा? सर आप क्या बात कर रहे हैं, पतला होगा। अगर पतला होगा तो सर उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तनु विलयन, यानी विलय की मात्रा कम या ज्यादा, कम। उसके अलावा अगर विलायक की मात्रा क्या है, ज्यादा है, हमेशा ऐसे होती है। लेकिन अगर हमारे पास उसमें विलय की मात्रा भी क्या हो जाए, ज्यादा, 1 लीटर पानी में मैंने क्या किया, 800 ग्राम चीनी मिला दिया, तो क्या होगा, 800 ग्राम चीनी मिलाने के बाद वो जो विलयन होगा उसकी सांद्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आप लोग एक चीज नोटिस कर पा रहे हो कि यहां पर विलायक हमेशा से ज्यादा रहता है, इसके ऊपर क्या कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं, ये विलायक हमेशा से क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। लेकिन यहां पे देखना विलय की मात्रा में परिवर्तन हो रहा है, तो इसका मतलब जो भी आपका वैल्यू पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन का जो भी टर्म पढ़ेंगे, वो किसके अणुओं पर निर्भर करेगा, किसकी मात्रा पर निर्भर करेगा, वो सर निर्भर करेगा किसकी मात्रा पर, विलय की मात्रा। चाहे जो भी पढ़ेंगे, मोललता पढ़ लें, नॉर्मलता पढ़ लें, सब किसकी मात्रा पर निर्भर करेंगे, विलय की मात्रा पर। विलायक की हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इस प्रकार हमने कितना विलयन पढ़ लिया, 2 विलयन। तनु विलयन के बाद डेफिनेशन बोलेंगे, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक से बहुत अधिक कम होती है, तो ऐसे विलयन को तनु विलयन कहते हैं। और सांद्र विलयन किसे कहेंगे, ऐसा विलयन जिसमें विलायक से विलय की मात्रा लगभग समान होती है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सांद्र विलयन। एग्जाम्पल देने के लिए आप रस दे देना, जो तनु विलयन का एग्जाम्पल है। अगर आपको सांद्र विलयन का एग्जाम्पल देना तो आप क्या दोगे, चास। चलिए आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं। तो हमने 2 प्रकार के विलयन में मैंने विभाजन कर दिया, किसके आधार पर, सल्यूट के कणों के आधार पर। अब आइए आगे चलते हैं, इसके अगले पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, एक विलयन को 3 और भागों में बांटा जाता है, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। आइए इस बात को हम लोग समझते हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग गांव की एक कहानी सुने। क्या है कहानी, कहानी का ट्विस्ट क्या है, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, आइए उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए आइए यहाँ पे हम लोग एक बार रफ करते हैं, सुनिए। और क्या कहानी मैं यहां पे आपको बता दूं, जैसे मान लो यहां पर आपके भी 3 लोग थे, मैंने एक को ए मान लिया, या ए ना मानकर मैं कुछ और नाम दे देता हूं, थोड़ा फनी लगे, एक मान लेते हैं कल्लू, और दूसरे हमारे पास भी पकल्लू, और तीसरे हमारे पास गल्लू है। ये कितने लोग हैं, 3। कल्लू, मकल्लू एंड कल्लू, ये तीनों लोग एक बार प्लान करते हैं कि हम लोग चलेंगे पूड़ी खाने। अब पूड़ी खाने जाते हैं तो क्या होता है, ये लोग आपस में बातचीत करते हैं, जैसे हम लोग भी करते हैं कभी कभी कि आप कितना पूड़ी खाओगे, बचपन की बातें हैं, तो कितना पूड़ी खाओगे, कितना नहीं खाओगे। तो ये लोग भी बातें करते हैं कि कल्लू बोलते हैं कि मैं 2 पूड़ी खा सकता, कितना पूड़ी, 2, यानी कल्लू की औकात कितनी हुई, 2 पूड़ी। मकल्लू बोलते हैं कि सर मैं 2 नहीं बल्कि कितना पूड़ी खा सकता हूं, 3 पूड़ी खा सकता हूं। गल्लू बोलेंगे जितना तुम दोनों लोग खाओगे उतना मैं अकेले खा सकता हूं, मेरे पूड़ी खाने की औकात कितनी है, 5 पूड़ी। और जब ये पूड़ी खाने बैठ गए और वहां पे बैंक्वेट सिस्टम था, बैठ कर खिलाया जा रहा था, तो वहां पर भैया आप लोग आज भी देखते हो गांव में नियम फॉलो किया जाता है कि पहली बार 2 पूड़ी या 2 कचौड़ी दी जाती है। तो भैया पहली बार हम सबके सामने पत्तल आ गए, ये पत्तल आप लोग मत खाना, बस समझना, नहीं सर जी फीलिंग ला देते हैं पूड़ी खाने वाले। चलो तो ये दोनों के पत्तल आ गए। अब इस पत्तल में हुआ क्या, इनको दी गई 2 पूड़ी, 1 पूड़ी, इनको भी कितनी पूड़ी दी जाएगी, 2 पूड़ी, इनको भी कितनी पूड़ी, 2। जैसे 2 पूड़ी खाते हैं कल्लू, वैसे भैया इनका पेट क्या हो जाएगा, भर जाएगा, और जैसे इनका पेट भर जाएगा तो ये संतृप्त हो जाएंगे, असंतृप्त। क्या और पूरी की आवश्यकता है इनको, नहीं, इसका मतलब क्या हो जाएंगे, संतृप्त हो जाएंगे, पूरी तरह क्या हो जाएंगे, इनका पेट भर जाएगा तो क्या हो जाएंगे, संतृप्त हो जाएंगे। तो ये जो है 2 पूरी खा ली, यानी ये क्या हो गए, संतृप्त हो गए, इनको और पूरी की आवश्यकता नहीं है। दूसरा,
आते हैं हम लोग किस पर, मकल्लू साहब पर, जो आपके कल्लू के बड़े भैया हैं। इनको 3 पूड़ी खाने की औकात है, लेकिन 2 ही पूड़ी मिली, बोल रहे हैं हमें 2 ही पूड़ी मिली, अब 1 पूड़ी और मिलती तो और खा ले जाते। तो क्या हुआ, ये सोचे कि अगर मैं 2 पूड़ी ले लेता हूं, 1 पूड़ी तो खाने की औकात है अभी मेरे पास, और 1 पूड़ी पानी के साथ कटक जाएंगे। तो अब ये इन्होंने क्या किया, फिर से 2 पूड़ी लिया, 2 2 कितनी होगी 4, लेकिन औकात कितने की थी बोलो 3, लेकिन खाएंगे कितना 4। अब ध्यान से सुनना, इन्होंने भैया 3 तो खा लेंगे, जब 3 खा लेंगे तो संतृप्त होकर पेट तो भर गया, लेकिन जब आपकी चौथी खा रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, ये संतृप्त या अतिसंतृप्त, अतिसंतृप्त गले तक आ जाएगा, तक आ जाएगा गले तक। इसका मतलब संतृप्त या अतिसंतृप्त, अतिसंतृप्त क्योंकि इन्होंने जबरदस्ती खाया, इसका मतलब ये क्या होंगे, अति संतृप्त, ये अति संतृप्त हो जाएंगे। अगला पॉइंट, अगला क्या है, आते हैं गल्लू पर। गल्लू को भी अब फिर से 2 पूड़ी दी गई, टोटल कितनी हो गई 4। क्या दोबारा देने पर भी गल्लू संतुष्ट हो पाएंगे, नहीं, क्योंकि खाने की औकात कितनी है 5, अभी कितने खाए हैं 4, क्या ये संतृप्त हो पाएंगे, नहीं, और तीसरी बात पूड़ी ही नहीं मिली, इसका मतलब क्या हुआ, गल्लू असंतृप्त ही खाली पेट ही घर वापस आएंगे। ये संतृप्त नहीं हुए क्योंकि इनका पेट नहीं भरा, इसका मतलब ये क्या होंगे, असंतृप्त, ये क्या हो जाएंगे, असंतृप्त। तो संतृप्त हुआ, अति संतृप्त और असंतृप्त, इसका मतलब इस थ्योरी से, इस आपकी कहानी से आपको क्या समझ में आ रहा है। अब इसको भी ऐसे रिलेट करो, जिसकी घोलने की क्षमता और विलय होने की क्षमता दोनों बराबर हो जाए तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, संतृप्त। अभी समान लैंग्वेज में समझो, डेफिनेशन हम लोग देंगे। अब अतिसंतृप्त क्या है, जिसमें घोलने की क्षमता से ज्यादा या घुलने की क्षमता से ज्यादा घोला जाए ताप या दाब बढ़ाकर, तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, अतिसंतृप्त। क्या इसे खाया जा रहा था, नहीं, इन्होंने पानी का सहारा लिया, उसके साथ गटक गए। असंतृप्त, जिसमें अभी और ज्यादा विलय घोला जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं, असंतृप्त बोलते हैं। संतृप्त को इंग्लिश बोलते हैं सर सैचुरेटेड, सैचुरेटेड, और असंतृप्त, अतिसंतृप्त को हम लोग बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। और साथ में हमारे पास क्या आया बोलो, असंतृप्त, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्या संतृप्त हो पाएगा, अनसैचुरेटेड, इसे हम लोग बोलेंगे अनसैचुरेटेड। तो हमारे पास 3 प्रकार के और विलयन हो गए, किसके आधार पर, विलय की विलेयता के आधार पर। अगर भैया विलय क्या होगा, जितना विलायक की क्षमता होगी, दोनों की क्षमता के बराबर अगर कोई घुल जाएगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, संतृप्त। जैसे मान लेते हैं कि एग्जाम्पल लेके फिर हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास पानी है और ये पानी है 1 लीटर। अब 1 लीटर पानी क्या करेगा, मान लेते हैं 500 ग्राम चीनी को घोल सकता है। तो इसका मतलब इसकी घोलने की क्षमता कितनी हुई पानी की, 500 ग्राम चीनी। 500 ग्राम चीनी से घोल नहीं सकता, सामान्य ताप दाब पर ये क्या करेगा, 500 ग्राम चीनी घोल रहा है। तो इसका मतलब ये आपका चीनी की विलेयता 500 ग्राम है, तो पानी 500 ग्राम से ज्यादा घोल नहीं सकता। अगर 1 लीटर में 500 ग्राम घोल देते क्या हो जाएगा, संतृप्त, उससे ज्यादा घोल पाएगा सामान्य ताप पर नहीं। लेकिन अगर हम ताप को बढ़ा दें, ताप बढ़ाने पर क्या होगा, यह हो सकता है 500 ग्राम से कितने घोल दे, 600 ग्राम। तो ये अति संतृप्त या संतृप्त, अति संतृप्त। जैसे मम्मी लोग चाशनी बनाने के लिए क्या करते हैं, क्या सामान्य पानी में घोलते हैं, नहीं भैया, उसे क्या करते हैं, गर्माते हैं, नीचे से क्या देंगे, टेम्परेचर। और जैसे नीचे से टेम्परेचर देंगे वह चीनी क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। लेकिन अगर टेम्परेचर ना दिया जाए, चीनी डाल के रखो वैसे की वैसे पड़ी रही। अगला यह असंतृप्त क्या है, जिसमें घोलने की क्षमता अधिक, 500 क्षमता थी 1 लीटर जल की, मैंने 400 ही डाला, अब इसकी कितनी क्षमता बची है, 100 बची है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, असंतृप्त विलयन कहते हैं। तो ये आई होप तीनों समझ में आया होंगे। तो हमारे पास संतृप्त, अतिसंतृप्त और असंतृप्त, याद रखना, कल्लो, मकल्लो, गल्लो, ये 3 लोग को याद रखना, तो आपका टॉपिक क्या हो जाएगा, क्लियर।
चलिए आगे चलते हैं। आगे से हम लोग इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, कंसंट्रेशन टर्म। सांद्रता की टर्म क्या है, सांद्रता कैसे कैसे निकाली जाती है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में ही बस इतना। आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नई कहानी को लेकर और एक नई कहानी के साथ। आपको केमिस्ट्री आपके जहन में घुसाने की ताकत रखते हैं और भैया इस ताकत के साथ हम लोग एक नई शुरुआत कर रहे हैं। लगातार आपको केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी साथ में फिजिक्स के भी लेक्चर आपको क्या होंगे, मिलेंगे। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों तक फैलाइए।